अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस अस्मा ने हमें भेजी है और ये बताती हैं कि 2006 और 7 में जैसे ही इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो जैसे कि तमाम पेरेंट्स हुआ करते हैं, इनके पेरेंट्स ने भी इन पे जोर देना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि घर के जो भी काम वगैरह हैं वो करना सीख लो। जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी करना मसला नहीं था, मसला ये था कि मैं उस वक्त मज़ीद पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कोई अच्छी एजुकेशन लूँ और उसके साथ साथ किसी अच्छे इदारे में कुछ अरसे मुलाजमत करूँ। खैर, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ करता है, सिविल सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मेरे घर वालों ने मेरे चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी मेरी शादी कर दी। मेरी एहसन से शादी कर दी गई थी और एहसन जो थे वो ओमान में रहा करते थे और उनका जो इदारा था वो ओमान के मुख्तलिफ शहरों में उनको भेजता रहता था। शादी होने के कुछ अरसे के अंदर अंदर मैं एक्सपेक्टेड थी कि इसी दौरानिए में मेरे जो हस्बैंड थे उनका दूसरे शहर में तबादला कर दिया गया और इनका ये जो तबादला था ये सलाला में किया गया था। सलाला ओमान का एक शहर है जो कि बहुत मशहूर है और अक्सर लोग टूरिज़म पर्पस के लिए भी वहाँ पे जाया करते हैं। खैर, जब मैं सलाला पहुँची तो वहीं पे ही मेरी एक बेटी पैदा हुई और इसी तरह दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तब्दील होते चले गए और मेरी जो बेटी थी वो देखते ही देखते 5 साल की हो गई। पिछले 5 सालों से हम ओमान के इसी शहर में मुकीम थे और ओमान का ये जो शहर था इसके चप्पे चप्पे से, इसके कोने कोने से अब हम वाकिफ़ हो चुके थे। अक्सर कभी भी कहीं भी जाना होता तो यूजुअली ऐसा होता कि मेरे शौहर जॉब पे होते और मैं अपनी बेटी को लेके निकल जाती। वैसे ही एक पीर का दिन था और मैं किसी काम से बाहर निकली हुई थी, तो जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ बाज़ार लगा करते हैं वैसे ही एक छोटा सा बाज़ार लगा हुआ था और जब मैं उस बाज़ार के अंदर से या उसके सामने से गुजर रही थी तो मेरी बेटी की नज़र एक डॉल पे पड़ी। मेरी बेटी ने जैसे ही उस डॉल को देखा तो मुझे फरमाइश कर दी कि मुझे ये वाली डॉल चाहिए। हालांकि वो जो डॉल थी देखने में बड़ी अजीब लग रही थी, गंदी सी थी और मैं नहीं चाहती थी ये वाली डॉल मेरी बेटी ख़रीदे। लेकिन जब वो ज़िद करने लगी, रोने लगी, तो मजबूरन मैंने उसको ये डॉल ख़रीद के दे दी। डॉल ख़रीदने के बाद और शॉपिंग करने के बाद मैं अपनी बेटी के हमरा वापस घर में आ गई और रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जब मेरे हस्बैंड वापस आए तो मैंने उनको बता दिया कि मैं अपनी बेटी को भी एक डॉल दिला के लाई हूँ। जब मेरे हस्बैंड ने भी उस डॉल को देखा तो वो भी कह रहे थे, देखने में कितनी गंदी सी डॉल है, कितनी अजीब लग रही है और ऐसी डॉल हमारी बेटी को पसंद कैसे आ सकती है। खैर, अब वो बेटी की ज़िद के आगे मजबूर थे और उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम ख़रीद के लेके आ चुकी हो तो अब इसके साथ खेलो। इसी तरह 1-2 दिन, 4 दिन गुजर गए और जैसे ही 2-4 दिन गुजरे तो मैंने नोट करना शुरू किया कि जब से ये डॉल आई है तो मेरी जो बेटी है वो अपने सारे खिलौनों को, अपने सारे टॉयज़ को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देती है और जब वो इस डॉल के साथ बैठती है तो किसी और खिलौने के साथ खेलना पसंद नहीं करती। शुरू में मुझे लगा कि जैसे बच्चे किया करते हैं कि इनके जितने भी टॉयज़ होते हैं, भले वो जितने ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, अगर उनकी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो उनसे नहीं खेलते और अगर उनको कोई टॉय बहुत पसंद आ जाता है तो उसको अपने साथ रख के सोते हैं। वैसे ही हुआ कि मेरी जो बेटी थी आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपने इस डॉल को अपने साथ रख के सोना शुरू कर दिया। रात में जब वो सोने वाली होती तो अपनी डॉल से बहुत सारी बातें करती और उसके बाद वो सो जाती और जब वो सुबह उठती तो सबसे पहले अपनी डॉल के पास जाती, उसको प्यार करती
और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगा करता था जैसे वो जो डॉल है वो भी इसकी बातों का या इसके सवालात का जवाब दिया करती है। ये जो बातें थीं बड़ी छोटी छोटी बातें थीं, मैं इनको नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हुई। और ये जो अजीब चीज़ें थीं उनमें सबसे पहले ऐसा हुआ कि मेरी बेटी एक दफ़ा ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और उसकी आदत थी जब वो ड्राइंग रूम में बैठती थी तो सोफ़े के पीछे छुप के बैठा करती थी। मैं किचन में अपने काम में मसरूफ़ थी और एकदम से मुझे हंसने की आवाज़ आना शुरू हुई। और ये जो हंसने की आवाज़ आ रही थी ये किसी जानने वाले की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजनबी है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। कुछ देर तक मैं ऑब्ज़र्व करती रही और जब मैंने इस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो मेरी बेटी है वो सोफ़े के साइड में बैठी हुई है और वो किसी से बात कर करके ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। जैसे ही मेरी बेटी हंसती है तो उसकी हंसी के फ़ौरन बाद किसी और के भी हंसने की आवाज़ आती है। मैंने चारों तरफ का जायज़ा लिया और बगौर जायज़ा लेने के बाद जब मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तुम जो हंस रही हो तो तुम्हारे साथ कौन खेल रहा है। ये सुनने के बाद वो दोबारा से मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मम्मा मेरा दोस्त है जो मेरे साथ खेला करता है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पे है तो उसने सोफ़े की तरफ इशारा किया और कहने लगी वो यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने सोफ़े की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था बल्कि नज़र आ रहा था कि वो जो सोफ़ा रखा हुआ है वो थोड़ा सा दबा हुआ है। जैसे ही मैंने सोफ़े को दबा हुआ देखा तो मुझे यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो यहाँ पे मौजूद है या यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये जो भी मखलूक है ये मुझे नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता मेरी बेटी को क्लियरली नज़र आ रही है। खैर मैंने अपनी बेटी को डांटा और उसको कहा कि यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, तुम अभी फ़ौरन से उठो और उठने के बाद मेरे साथ किचन में चलो, मैं तुम्हें वहाँ पे जाके स्टोरी सुनाऊंगी। ये सुनने के बाद जो मेरी बेटी थी वो फ़ौरन से उठी और मेरे साथ किचन में आ गई। अब मैं अपनी बेटी को किचन में तो लेके आ गई थी, लेकिन मेरे ऊपर एक खौफ तारी हो चुका था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है ये हकीकत है या मेरा वहम है। खैर जब मैं अपनी बेटी को किचन में लेके आई और उसके साथ मैंने बातें करना शुरू की या उसको स्टोरी बताना शुरू की तो एकदम से मेरी नज़र किचन के गेट के पास पड़ी। तो जैसे ही मैंने किचन के गेट के बराबर में देखा तो वहाँ पे एक चेयर रखी हुई थी और उस चेयर के ऊपर वही डॉल रखी हुई थी जिस डॉल को अभी कुछ देर पहले मैं ड्राइंग रूम के अंदर छोड़ के आई थी। अब ये देखने के बाद मेरे तो औसान ख़ता हो गए और मुझे यकीन हो चला कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है और मैंने फ़ौरन से अपने शौहर को फ़ोन कर दिया। मेरे शौहर पहले कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि हमारी बेटी खुद ही उस डॉल को उठा के लेके आ गई हो। बहरहाल जैसे जैसे टाइम गुजरा, रात हुई और मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए लोकेशंस पे चलें या मेरे साथ कम से कम टाइम स्पेंड करें। ये सुनने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं 2-3 दिन की छुट्टियां ले लेता हूँ और इस दौरानिए में हम अपनी बेटी के साथ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने जब 2 दिन की छुट्टियां ली तो उस दौरानिए में कोई भी इस तरह का वाकया पेश नहीं आया। अब अगले दिन से मेरे हस्बैंड को दोबारा से ऑफिस जाना था और हम सब के सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरी बेटी ड्राइंग रूम में मौजूद थी और वो अपने टॉयज से खेल रही थी। एकदम से किसी के हंसने की या जोर जोर से कहका लगाने की आवाज़ आई। जैसे ही किसी के हंसने की या कहका लगाने की आवाज़ आई तो सबसे पहले मैं और मेरे हस्बैंड ड्राइंग रूम की तरफ भागे और जब हम वहाँ पे पहुँचे हमने जाके देखा तो अगेन हमने देखा कि जो हमारी बेटी है वो किसी से बाकायदा बात कर रही है और ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रही है। अब ये जो हमारी बेटी की आवाज़ थी, जाहिर सी बात है इसको हम पहचानते थे, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी आवाज़ आ रही थी जो कि शायद किसी मर्द की आवाज़ की तरह थी, वो हमारी समझ से बाहर था और हमारी समझ नहीं आ रहा था कि जो दूसरी आवाज़ आ रही है ये किसकी आवाज़ है। मेरे हस्बैंड ने जब अपने कानों से दूसरी आवाज़ सुनी तो वो फ़ौरन से मेरी बेटी से पूछने लगे कि बेटा आप किसके साथ खेल रही हैं। कुछ देर तक मेरी बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो बोलने लगी मेरा दोस्त है जो इस कमरे में मौजूद है
और वो सोफे पे बैठा हुआ है, लेकिन अगेन सोफे पे कोई भी मौजूद नहीं था। इसी दौरानिए में मेरी बेटी ने कहा कि मेरा दोस्त मना कर रहा है कि मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊं। अब ये सुनने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो भी परेशान हो चुके थे और उनको यकीन हो चला था कि कुछ ना कुछ ऐसा मामला है या कोई ना कोई ऐसी एंटिटी है या कोई ना कोई ऐसी मखलूक है जो हमारे साथ मौजूद है, और वो यकीनन इस डॉल के रूप में मेरी बेटी से बात किया करती है। न सिर्फ बात किया करती है बल्कि अक्सर औकात वो मेरी बेटी के साथ रहा करती है। ये सब जो हो रहा था ये डरा देने के लिए काफ़ी था। और ये जो शहर है सलाला जहाँ पे हम मौजूद थे, वहाँ पे हमने काफ़ी कोशिशें शुरू कर दी कि किसी इस तरह के बंदे का पता चल सके जो इस तरह के मामलात को देख सके या इस तरह की चीज़ों का इलाज कर सके। इस दौरानिए में मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने पाकिस्तान में भी किसी आमिल से रब्ता किया और उसको सारा का सारा वाक़या बताया। ये सुनने के बाद वो जो आमिल था वो कहने लगा कि अगर हो सके तो वीडियो कॉल पे मुझे वो डॉल दिखा दें। और ऐसे हुआ कि जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने वीडियो कॉल मिलाई और वीडियो कॉल मिलाने के बाद सामने डॉल रख के उस आमिल को दिखाने लगे। मैं भी वहाँ पे मौजूद थी, मेरी बेटी भी मौजूद थी, मेरे हस्बैंड भी मौजूद थे और कॉल के ऊपर वो आमिल साहब भी मौजूद थे। अभी हम उनको वीडियो पे वो डॉल दिखा ही रहे थे कि हमारे सामने देखते ही देखते ये जो डॉल थी इसकी आंखें ब्लिंक हुई, और ना सिर्फ आंखें ब्लिंक हुई बल्कि ऐसा लगने लगा कि देखते ही देखते उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ चुकी है। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो वो जो आमिल थे उनकी एकदम से कॉल कट गई। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी दफ़ा उन आमिल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मेरे हस्बैंड उनको कॉल करते तो कभी उनका नंबर बिजी आता या उनकी कॉल नहीं लगती। 2 से 3 दिन गुजरने के बाद जब मेरे हस्बैंड का उन आमिल से रब्ता हुआ तो जो आमिल थे वो कहने लगे कि भाई आपके पास जो डॉल मौजूद है इस डॉल के ऊपर बुरे असरात मौजूद हैं और इसका इलाज करना होगा। अगर आप इसका इलाज कर लेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज़ ये जो डॉल है या इसके अंदर जो भी मखलूक़ात मौजूद हैं, ये जो भी बुरे असरात हैं वो आपकी बेटी को और आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब मेरे हस्बैंड ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इलाज बताएं या इलाज करना शुरू करें, तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि इसके लिए फ़िज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा और बेहतर यही है कि आप ओमान के अंदर ही किसी ऐसे शख्स की तलाश शुरू करें जो इस तरह के मामलात को देखा करता हो। बहरहाल ये बात होने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो मज़ीद परेशान हो गए और उनको यकीन हो चला था कि मेरी बेटी वाकई में किसी इस तरह की मखलूक से या किसी इस तरह की एंटिटी से बात किया करती है। तकरीबन 4 से 5 दिन मज़ीद रिसर्च करने के बाद ओमान के अंदर एक ख़ातून का पता चला। उनके बारे में मशहूर था कि वो इस तरह की मखलूक़ात को या इस तरह के मामलात को देखा करती हैं। खैर जब उन खातून से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो डॉल है ये आप मेरे पास लेके आ जाएं और आपको इस डॉल को और आपकी बेटी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मेरे पास छोड़ना होगा। अब हमारे पास कोई मज़ीद ऑप्शन नहीं रहा था, लिहाजा हमने उनकी चॉइस को कबूल किया और अपनी बेटी को लेके और इस डॉल को लेके उन खातून के पास चले गए। जब उन खातून के पास हम लोग पहुँचे तो वो जो औरत थी उसने इस डॉल का हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ने के बाद कुछ पढ़ना शुरू किया। मैं और मेरे हस्बैंड वहीं पे मौजूद थे और हमारे सामने ही ये जो डॉल थी इसकी गर्दन एकदम से लंबी हो गई, और ना सिर्फ लंबी हो गई बल्कि ऐसा लगने लगा कि उसकी जो आंखें हैं उनमें एक अजीब सी चमक है जो आ चुकी है। अभी हम ये सब देख ही रहे थे कि एकदम से वो जो डॉल थी उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब ये जो मनाजिर थे ये हमारे सामने हो रहे थे, इसलिए हमने यकीन कर लिया, वरना अगर कोई भी हमें ये बताता कि इस तरह के मनाजिर हैं या इस तरह की बातें हैं तो शायद हम लोग यकीन नहीं करते। काफ़ी देर पढ़ाई करने के बाद ये जो औरत थी, इस औरत ने बताया कि ये जो डॉल है इसके ऊपर बुरे असरात मौजूद हैं और मेरे अंदाज़े के मुताबिक गए वक्तों में या अब से कुछ साल पहले इस डॉल को ब्लैक मैजिक के लिए या काले जादू के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ना सिर्फ इसको इस्तेमाल किया गया है बल्कि इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर जो असरात थे उनको ख़त्म भी नहीं किया गया। खैर 1 घंटे के बाद वो जो औरत थी उसने हमें कुछ वज़ाइफ बताए और कुछ अमाल बताए कि अमाल आपने करने हैं, और ये पूरा का पूरा जो टेन्योर है ये 41 डेज़ का टेन्योर है। इन 41 दिन के अंदर अंदर जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ाई करनी है, और आपकी ये जो बेटी है इसको तकरीबन रोज़ाना आपको मेरे पास लेके आना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ सिवाय इसके कि हम उसकी बात मानते। जैसे जैसे वो औरत कह रही थी वैसे वैसे हमने करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता करके एक दिन
2 दिन 3 दिन इस तरह तकरीबन 10 दिन गुजर गए। 10 दिन तक हमें ऐसा लगने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं और ये जो भी असरात थे या जो भी काला जादू था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही 10 दिन हुए तो 11वें दिन से मेरे हस्बैंड को, मुझे, इवन के पाकिस्तान में मेरी मदर को बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो गए। हम तीनों को जो भी ख्वाब आते थे वो एक जैसे आते थे और उन ख्वाबों के अंदर जो भी चीज़ें हम देखा करते थे वो एक जैसी होती थी। जैसे कि एक दफ़ा मैंने ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब के अंदर एक बहुत बड़े से ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ और ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बीच में मेरी बेटी खड़ी हुई है। मैं उसके लेफ़्ट साइड पे मौजूद हूँ, उसके राइट साइड पे एक औरत खड़ी हुई है। इसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि उसकी जो शक्ल है वो बहुत खौफनाक शक्ल है। इधर से मैं अपनी बेटी को आवाज़ दे रही हूँ कि मेरे पास आ जाओ और दूसरी तरफ से वो जो औरत है वो मेरी बेटी को आवाज़ दे रही है कि तुम मेरे साथ चलो। मेरे कहने के बावजूद भी जो मेरी बेटी है वो उस औरत की तरफ चलना शुरू कर देती है और मैं मुसलसल रोने लगती हूँ, चीखने लगती हूँ और अपनी बेटी को दुहाई देने लगती हूँ कि खुदा का वास्ता मेरे पास आ जाओ, उसके पास नहीं जाओ। फिर देखते ही देखते मंजर बदलता है और मेरे बराबर में एक बुज़ुर्ग आके खड़े हो जाते हैं। वो जो बुज़ुर्ग हैं वो मुझे कुछ वज़ाइफ बताना शुरू करते हैं और मुझे बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे बोलो। उसके बाद वो अरबी में कुछ पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो बोल रहे होते हैं मैं वैसे वैसे बोलना शुरू करती हूँ और देखते ही देखते मेरी जो बेटी है वो उस औरत के पास जाने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे करीब आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मैं अरबी का कलाम पढ़ना शुरू करती हूँ वैसे वैसे वो जो औरत है उसकी शक्ल ऐसा लगने लगता है कि जलना शुरू हो गई है। बिलाखिर जब मेरी बेटी मेरे पास आ जाती है तो मेरी आंख खुल जाती है। खैर, ये जो ख्वाब थे ये हम सबको एक जैसे आ रहे थे और बज़ाहिर इनके अंदर पॉजिटिव इशारा था और ऐसा लग रहा था कि इंशाल्लाह जो कुछ होने वाला है वो हमारे हक़ में बेहतर होगा। और ऐसे ही हुआ कि 41 डेज़ तक हम लोग मुसलसल ये वज़ाइफ पढ़ते रहे और जैसे जैसे हम वज़ाइफ पढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारी मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। लेकिन जो हमारी बेटी थी वो उस औरत के सहर से या उस डॉल से आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होती चली आ रही थी। ख़ास तौर पे जब 41वां डे था यानी 41वां दिन था और हम लोग वज़ाइफ पढ़ रहे थे तो एकदम से जो मेरी बेटी थी वो मेरे पास आई और मेरे पास आके बोलने लगी कि मम्मा, खिड़की से कोई झांक रहा था, वहाँ पे शायद कोई आंटी खड़ी हुई थी और वो मुझे कह रही थी कि अपनी मामा बाबा को जाके बता दो अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन मैं फिर आऊँगी। ये सुनते ही फ़ौरन से मैं खिड़की की तरफ गई और मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि मेरी बेटी का कहना था कि इसी खिड़की पे यहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी और उसने कहा था कि मैं फिर आऊँगी। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे 41 डेज़ कंप्लीट हुए और उसके बाद से हमारी इस तरह की मखलूक़ात से, बुरे असरात से और उस डॉल से हमेशा के लिए जान छूट गई। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज भी कभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ और अपनी बेटी को लेके जाती हूँ, ख़ास तौर पे मार्केट में, और जब मुझे वहाँ पे कोई डॉल नज़र आती है तो उस डॉल को देखने के बाद मुझ पे इस कदर खौफ तारी हो जाता है कि मुझे कभी कभी लगने लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा और शायद वो जो बुरे असरात थे या वो जो भी एंटिटी थी या वो जो भी औरत थी वो दोबारा वापस आ जाएगी। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उस मखलूक से, उस एंटिटी से हम सबको महफूज रखे। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो डॉल्स के मुतालिक हैं और ज़बान ज़द आम हैं। तो मेरी सब पेरेंट्स से, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो बाज़ार जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, गुजारिश है कि कोशिश करें कि जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदें, नई ख़रीदें, न्यू ख़रीदें, बजाय इसके कि आप किसी लुंडा बाज़ार से या किसी ऐसी जगह से कोई चीज़ ख़रीदें जो आपके लिए परेशानियों का बाइस हो। गैस, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आपको इस तरह की मखलूक़ात से, इस तरह की बलाओं से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।